गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 17 दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल नामक पाठ के अगले प्रश्नों का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। पिछले पाठ में हमने इस पाठ पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देखा था। आज हम चौथे प्रश्न और कुछ इस पाठ से जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन 2 प्रश्नों को भी मैंने आपके इस पाठ में सम्मिलित किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम इस पार्ट में देखेंगे। प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके ही पास पहुंचे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं इस पाठ का और इस पार्ट का पहला प्रश्न, पाठ का चौथा प्रश्न। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। देखिए, इसका आशय स्पष्ट करना है आपको। तो इसमें सीधी सी बात है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि कोई भी शासक शायर को अपने विरुद्ध आवाज़ उठाने नहीं देता, यानी उसे अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करने देता, क्योंकि ऐसा होने से उस शासन व्यवस्था के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि जो शायर होते हैं वो उनकी कमियों को ही उजागर करते हैं, इसलिए उनकी शासन व्यवस्था के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। यह किसी भी शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि वह उसे अपने खिलाफ आवाज़ ना उठाने दे। परंतु ज़माने में बदलाव के लिए शायरों को अपनी आवाज़ भी इस प्रकार बुलंद करनी होगी कि जिससे उनकी आवाज़ जनता तक पहुंच सके, और जब उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है ना? ओके। तो इसलिए शायरों को भी चाहिए को अपनी आवाज़ को बुलंद करें और शासन की कमियों को जनता के समक्ष उजागर करें, जिससे जनता जो है वह उनके खिलाफ प्रतिकार कर सके। ठीक। अगला प्रश्न है पांचवा। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज, यानी जितनी गज़लें आपने देखा, ठीक ना, जैसे यही पहली गज़ल जो इधर देखा आपने, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, इसमें भी बदलाव की बात कही गई है। ठीक ना? कहाँ तो एक परिवार के, हर परिवार के लिए सुख सुविधाओं की कल्पना की गई थी, लेकिन पूरे शहर के लिए भी कोई सुख सुविधा नहीं है। तो इसमें भी एक तरीके से बगावत है कि जो कल्पना की थी राजनेताओं ने, हमारे प्राचीन नेताओं ने, या आज के ही नेता जो वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये सारी बातें हैं उसी तरफ इशारा करते हैं कि क्या दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस पर आपको अपने विचार देना है। तो देखिए, इस गज़ल के माध्यम से कवि राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि कवि कहता है कि जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य वही जो मैंने आपको अभी बताया कि हर परिवार के लिए सुख सुविधाओं की कल्पना की गई थी, कामना की गई थी, देने को कहा गया था, लेकिन यहाँ पूरे गांव और शहर के लिए ही ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। समाज के लोगों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करना तो दूर, समाज के लोगों के लिए नहीं, हर लोगों में बहुवचन आया, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करना तो दूर, किसी एक के लिए भी यह व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है। ठीक है ना? कभी ऐसी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, इसीलिए वह शोषित वर्ग के लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला सुलगाना चाहता है, जिससे वह अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। और जबकि लोग इतना है कि कमीज ना हो तो पाँवों से पेट ढक लेते हैं, यानी वो लोग जानते ही नहीं, इतने सीधे और सरल हैं कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते। लेकिन ये शायर जो है,
लेखक जो है कवि जो है वह शोषित वर्ग के साथ खड़ा है। वह उनके मन में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न करना चाहता है, सुलगाना चाहता है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। ओके बच्चों, तो निश्चित है कि दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। ठीक, तो आइए अब हम छठे और इस पाठ के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी आदतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसी अदालतों पर, अदालत का मतलब यहाँ थोड़ा व्यापक अर्थ में हमको लेना होगा। कोई भी जो संस्था हो, एक निर्णायक भूमिका जो निभाती है, वह उनके लिए लागू होता है। लेकिन जहाँ पर वो जिस उद्देश्य के लिए गठित की गई हैं, उनका निर्माण किया गया है, वो अपने उस उद्देश्य को ना पूरा करें, तो वहाँ पर ये बातें लागू होती हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। और ये अलग अलग, हर संस्था के लिए अलग अलग अर्थ देता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो देखिए, ये 4 वाक्य यहाँ दिए गए हैं अधूरे अधूरे, इसे आपको पूरा करना है। उम्मीद है कि आसानी से पूरा कर लेंगे। देखिए, जैसे इसमें कहा है, यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है। तो कैसे नाते रिश्ते होते हैं? जहाँ एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं होता है, वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। ठीक है ना? तो ऐसे नाते रिश्ते अगर हमारे पास हैं तो उन पर भी यह वाक्य जो है या कथन जो है वो लागू हो जाता है। दूसरा है, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं। तो विद्यालय का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को शिक्षा देना। तो यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहाँ छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता। ठीक। तीसरा है, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है। अब अस्पताल का निर्माण बीमारियों से लोगों की रक्षा करना, अर्थात रोगियों का इलाज करना होता है। तो यह ऐसे अस्पतालों पर कथन लागू होता है जहां रोगियों का ठीक से इलाज नहीं होता है। यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है। पुलिस का गठन इसीलिए किया जाता है कि ताकि वो लोगों के जान माल की सुरक्षा कर सकें। ठीक ना? तो अगर पुलिस ये काम नहीं करती है तो वहाँ पर भी ये लागू होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहाँ जनता की बातें नहीं सुनी जाती तथा लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम आपके समक्ष एक नया चैप्टर लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।